हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th का जो आपका हिंदी है उसके एक बेहतरीन पोयम कविता जिसका नाम है उषा, उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव प्रश्न को इकट्ठा करके आपको हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th का जो आपका पोयम है उषा, उसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके बीच रखने का एक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी है उसके एक बेहतरीन पोयम जिसका नाम है उषा, उसके सभी प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, उसको हमने एकत्रित करके आपके बीच प्रयास कर रहे हैं ताकि समझा सकें आपको बेहतर से बेहतर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार आपको अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी है उसके एक बेहतरीन पोयम उषा से जितने भी संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस सबके प्रश्नों को हम लोगों ने एकत्रित करके आपके बीच लाने का प्रयास किया है। एक बेहतर प्रयास करेंगे ताकि आपको समझाया जा सके, आपको बेहतर तरीके से बेहतर आप कर सके। तो उम्मीद है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी जो है एकदम बेहतर से बेहतर करते रहें। चलिए देखिए, इसके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है इसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि उषा कविता के कवि हैं, यानी उषा कविता के कवि जो हैं कौन हैं? रघुवीर सहाय हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या अशोक वाजपेयी हैं। क्या कह रहा है कि उषा कविता के कवि कौन हैं? रघुवीर सहाय या शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद या अशोक वाजपेयी। तो हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को भी आपके बीच लाने का प्रयास किया है और बता करके समझा करके आपको एक तरीके से हमने ऐसा भी प्रयास किया है। तो उषा जो कविता है, उस उषा कविता के जो लेखक हैं, कवि जो हैं, वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जो हैं उषा कविता के लेखक हैं। यहाँ पे ख जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को, 15 जनवरी 1910 ईस्वी को, 20 फरवरी 1920 ईस्वी को, या घ में कह रहा है कि 20 जनवरी 1915 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन क जो है इसका यह सही होगा। 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं 3 और 4 नंबर जो क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शमशेर बहादुर सिंह कह रहा है कि शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? क्या कह रहा है कि शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? डॉक्टर नामवर सिंह ने किया, डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने किया, डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने किया या डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया। तो जो शमशेर जी की प्रतिनिधि कविताएं हैं उसके नाम से जो काव्य कृति जो है वह नामवर सिंह ने किया था। किसने किया था? नामवर सिंह। ऑप्शन क जो है इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि, कवि शिरोमणि या कवि भूषण या कवि रत्न। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में
उनको कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो कवियों के कवि के नाम से शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन क जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है। 5 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी, क्या कह रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश आदि किसकी रचना है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया वाक्य जो है लिया गया है कि काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश आदि किनकी रचनाएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह की हैं, नामवर सिंह की हैं, मैनेजर पांडे की हैं या विश्वनाथ तिवारी की हैं? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन क जो है इसका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क जो है इसका सही आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों का जो क्रम है ऐसे ही हम लोग का बढ़ता रहेगा। 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अस्लेट पर लाल खड़िया फिल इन द ब्लैंक्स मल दी हो किसी ने। क्या कर रहा है कि अस्लेट पर लाल खड़िया खाली स्थान मल दी हो किसी ने, क्या किया होगा? तो खड़िया चाक क्या होगा? जो खड़िया चाक है वह अस्लेट पर किसी ने मल दी हो। यहाँ पे क्या भराएगा? चाक भराएगा। क्या भराएगा दोस्तों? चाक भराएगा, चाक। इसके बाद जो है 7 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि बहुत काली सील जरा से लाल खाली स्थान से की जैसे धूल गई हो। बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से की जैसे धूल गई हो। यहाँ पे क्या भराएगा? केसर भराएगा दोस्तों। क्या भराएगा? केसर। केसर से की जैसे धूल गई हो। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राख से लीपा हुआ खाली स्थान अभी गीला पड़ा है। राख से लीपा हुआ खाली स्थान अभी गीला पड़ा है। क्या? राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसका आंसर में क्या हो जाएगा? चौका। क्या होगा दोस्तों? चौका। गीला चौका। देख रहे हैं ना यहाँ पे? चौका। अगला जो 9 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर खाली स्थान देह जैसे हिल रही हो। क्या कह रहा है कि नील जल में, नीले जल में या किसी की भी गौर खाली स्थान देह जैसे हिल रही हो। क्या कर रही हो? गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ये सभी जो वाक्य हैं कविताओं से लिए गए वाक्य हैं और कविताओं के वाक्य जो छोड़े गए हैं उनको पूर्ति करना है। तो कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? झिलमिल। क्या भरेंगे दोस्तों? झिलमिल भरेंगे। क्या? झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अगला प्रश्न है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, किसके जैसा? प्रातः नभ था बहुत नीला खाली स्थान जैसे मोर का नभ। तो यहाँ पे मोर का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भोर का नभ। किसका होना चाहिए? भोर का नभ। कह रहा कि प्रातः नभ था बहुत नीला जैसे खाली स्थान भोर का नभ। किसके जैसा? तो काले नीले शंख के जैसा। क्या न करा कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा जैसे भोर का नभ। कैसे? भोर का नभ तो काले नीले शंख जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे ताकि आपका जो तैयारी है वह बेहतर ढंग से हो सके। चलिए हम लोग और भी प्रश्न है और उसके तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि और जादू टूटता है इस खाली स्थान, और जादू टूटता है इस का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी किसका जादू टूट जा रहा है? जब सूर्योदय हो रहा है तो किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू क्या होता है? टूट जाता है। अगला प्रश्न है कि उषा का जादू कब कब टूटता है? यहाँ पे देख रहे हैं ना कि उषा का जादू कब टूटता है। तो यहाँ देख लीजिए इसका आंसर पहले से दिया गया है कि उषा का जादू सूर्योदय होने के पश्चात टूट जाता है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना सूर्योदय होने पर। चलिए 13 नंबर जो प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता का क्या नाम है? क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई जो कविता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा।
14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि प्रातः काल का नभ कैसा था। क्या कह रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का जो नभ था वह था नीले राख के समान। किसके समान? नीले राख या नीले शंख के समान। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया था कि 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के देहरादून में इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 के दिन। 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड। आगे पढ़ते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया। क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया। शमशेर बहादुर सिंह जो थे वह इलाहाबाद से बीए किए। कहाँ से किए? इलाहाबाद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे जो है सॉल्व करेंगे और आशा करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कम से कम सब्सक्राइब करके एक लाइक का बटन और एक कमेंट करें, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है, हमारे द्वारा जो मेहनत की गई है वह कितना सार्थक है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, नहीं सॉरी 17 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोण का संपादन कार्य किया। क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोण का संपादन कार्य किया। तो उसका नाम था उर्दू एवं हिंदी कोश। क्या था? उर्दू एवं हिंदी कोश। चलिए आगे पढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई। शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो थी वह किस सप्तक में आनी शुरू हुई। तो दूसरा सप्तक में। कहा? दूसरा सप्तक में। 19 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है। क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से है। तो विक्रम विश्वविद्यालय से है। किससे है? विक्रम विश्वविद्यालय से। तो 19 जो प्रश्न है हम लोग 19 प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास। पहला प्रश्न है कि उषा का जादू कैसा है। क्या कह रहा है कि उषा का जादू कैसा है। तो उत्तर में देखिए कहा गया है कि उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें जो हैं हृदय को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उसका बरबस आकर्षित करना ही क्या है? जादू है। सूर्योदय होते ही यह मनोहर प्राकृतिक दृश्य जो है सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाती है। उसका सम्मोहन और प्रभाव दोनों नष्ट हो जाता है। देखिए उषा का जादू जो है, जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के लालिमा से ही उषा का जो सारा का सारा सम्मोहन है, प्रभाव जो है वह नष्ट होने लगता है और उषा का जादू जो है वह टूट जाता है। क्या होता है? उषा का जादू जो है वह टूट जाता है। चलिए अगला जो 2 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। क्या कह रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। देखिए यह जितने भी प्रश्न हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों में से लगभग प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और इसमें खास तौर पे अगर बात करें तो 4 से 5 ही प्रश्न है। तो चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। प्रातः काल का नभ पवित्र, निर्मल और उज्जवल था। उसका रंग जो था अत्यधिक नीला था और वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो। पूरब से बिखरी सूर्य की पहली लालिमा के कारण जो है नभ ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने काली सील पर अर्थात काले रंग के स्लेट पर लाल केसर से क्या किया गया हो। उसको काली सील पर काले रंग के पत्थर को लाल केसर से क्या किया गया हो? धो दिया गया हो। वैसे प्रातः काल का नभ था। एक बार और हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से रिपीट कर लेते हैं ताकि विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ में आए। क्या कह रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ जो था वह था पवित्र, निर्मल और उज्जवल था। उसका रंग जो था अत्यधिक नीला था और शंख जैसा प्रतीत होता, काले शंख जैसा प्रतीत, नीले शंख जैसा प्रतीत होता था। उस समय जो नभ देखने में लग रहा था मानो कि राख से लिपा हुआ गीला चौका हो। जैसे ही पूरब से सूर्य की किरणें, लाल किरणें नभ में बिखरती हैं, वैसे मानो कि काली सील को किसी ने लाल केसर से क्या किया हो? धो दिया हो। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 3 नंबर प्रश्न
कि लाल केसर और लाल खड़िया चाक, क्या कह रहा है कि लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है। यानी कविता में लाल केसर और लाल खड़िया चाक जो है किसके लिए प्रयुक्त है। लाल केसर, सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर की तुलना की है। रात्रि की उन्होंने काली सिलवट से तुलना की है तथा काली सिलवट को लाल केसर से मिलने पर सिलवट साफ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। और लाल खड़िया चाक जो है, कह रहा कि लाल खड़िया चाक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है कि मानो किसी ने स्लेट पर क्या किया हो, लाल रंग की लाल खली से किसी ने क्या की हो, घीस दी हो या लकीर खींच दी हो। क्या किया हो, लाल खली से किसी ने स्लेट पे क्या की हो, जो लाइनिंग है वह खींच दी हो। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। क्या कह रहा है कि नील देह में किसकी गौर देह हिल रही है। बड़ा सा सुंदर सा इसका एक लाइन का मात्र जो है प्रश्न का जवाब है। कह रहा है कि नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण जो है झिलमिल कर रही है, मानो कि जैसे नीले जल में किसी गौरांगों का जो शरीर है, गोरे अंग वाले का जो शरीर है वह हिल रहा है। इसलिए कहा गया कि नील जल में किसकी गौर देह झिलमिल हो रही है या हिल रही है। 5 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। क्या कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रातःकालीन नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार लीपने के तुरंत बाद जो गीले चौके में किसी को इसलिए नहीं चलने या फिरने दिया जाता है कि उससे चौके में पैरों के निशान पड़ जाएंगे और वह बिल्कुल पवित्र था, जैसे निर्मल था, वह अब वैसे नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। तो आशा करते हैं कि आपको पांचों जो प्रश्न है बेहतर तरीके से समझ